वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड पार्ट जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंस थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद हमारे पास टॉपिक होता है कैटलिस्ट। तो देखिए प्रीवियस में फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स को एक्सप्लेन किया था कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस या उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब जो डिस्कस करते हैं कि कोवैलेंस क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी या हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए जो कोवैलेंस का कॉन्सेप्ट है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द विलियम लेविस साइंटिस्ट। कब दी थी? 19 इसमें जो हमारे पास 16 से लेकर 1918 2 इयर्स के में इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी जिसको हम नाम थे इसका कोवैलेंस थ्योरी का नाम देते हैं। इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमेशा जब हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक कन्वर्ट्स होते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो क्या होता है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, व्हेन रिएक्टेंट्स जो होंगे, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट्स कोलाइड विथ ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, कोलाइड्स करते हैं, उस वक्त वो हमेशा फॉर्मेशंस करते हैं, किसकी? प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस होते करते हैं, टू फॉर्म्ड प्रोडक्ट। विदाउट कोवैलेंस के हो ही नहीं सकता कि एक प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशंस हो। कोवैलेंस का मतलब होता है टकराना एक दूसरे के साथ। हमेशा वो मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवैलेंस हो रही है, उस कोवैलेंस के साथ साथ उनके पास एक एक्टिवेशन एनर्जी होना भी लाजमी है। एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो वो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स होंगे, अदरवाइज कभी भी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स नहीं होते। अब डिस्कस करते हैं कि जरूरी नहीं होता कि एक दूसरे के साथ कोवैलेंस भी करें, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी हो और वो कन्वर्ट्स हो जाए प्रोडक्ट में। नहीं, हमेशा वो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स होंगे जिन मॉलिक्यूल के पास क्या होगा कि एक इफेक्टिव कोवैलेंस होगी। एक क्या होगी? इफेक्टिव कोवैलेंस होगी, क्योंकि दो टाइप की कोवैलेंस होती है, एक होती है इफेक्टिव, एक होता है नॉन इफेक्टिव। जो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोवैलेंस करते हैं वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट्स होंगे, अदरवाइज वो कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नहीं बनाते। अब क्वेश्चन होता है कि ये इफेक्टिव कोवैलेंस कौन सी होती है? तो कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशन से? नंबर 1 कंडीशंस जो हमारे पास होती है, इफेक्टिव कोवैलेंस हमेशा वो होगी जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी कि प्रॉपर ओरिएंटेशंस होगी। क्या होगी? एक प्रॉपर ओरिएंटेशंस में होंगे तो वो इफेक्टिव कोवैलेंस करेंगे, अदरवाइज वो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोवैलेंस नहीं करते। अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशंस में कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से प्रॉपर ओरिएंटेशंस होती है? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं दो रिएक्शंस का, एक ए रिएक्शंस और ये बी रिएक्शंस, मतलब कि एक हमारे पास रिएक्टेंट्स है प्लस में बी, यहाँ पे सी और डी को मैंने कंबाइंड कर दिया, ये सी मैंने डी यहाँ पे रख दिया। अब जब आप इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ए और सी आपस में कोवैलेंस तो कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक डायरेक्शन से, लेकिन ये जो डी हमारे पास है वो इस बी के साथ कोवैलेंस नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बी का डायरेक्शन और डी का डायरेक्शन क्या है कि चेंज है, प्रॉपर नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो ए का डायरेक्शन डी के साथ क्या है कि प्रॉपर नहीं है, तो इसमें से जो हमारे पास ए और सी के बीच में बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन हमारे पास जहां पे डी और बी के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, ए मॉलिक्यूल्स और ये बी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे प्लस में सी मॉलिक्यूल्स और ये डी मॉलिक्यूल्स। अब ये ए इस बी के साथ सी के साथ कोवैलेंस करेगा, ये बी जो है वो इस डी के साथ कोवैलेंस करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें ए और बी के बीच में यहाँ पे एक हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रांजिशन बॉन्ड्स बन जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बॉन्ड्स हाफ ब्रेक डाउन हो जाता है बी वाला, और यहाँ पे बी का डी के साथ एक क्या बन जाएगा, बॉन्ड्स बन जाएगा, और जो ये बॉन्ड्स बना हुआ था वो क्या हो जाएगा कि हाफ बॉन्ड्स बन जाएगा। सेकंड रिएक्शंस में क्या होगा, ए और सी के बीच में बॉन्ड्स बन चुका
और ये बी और डी के बीच में बॉन्ड्स बन चुका, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कौन सा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो नंबर 1 कंडीशंस, वो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स से कन्वर्ट्स होते हैं प्रोडक्ट जिनके पास इफेक्टिव कोवेलेंस होती है। इफेक्टिव कोवेलेंस कौन सी होती है? जो प्रॉपर ओरिएंटेशंस में एग्जिस्ट करते हैं। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशंस होगी तो वो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट्स होंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरी पॉइंट से प्रॉपर ओरिएंटेशंस वाले भी जरूरी नहीं होता कि वो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट्स हो। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास सेकंड कंडीशंस होगी तो वो कन्वर्ट्स होंगे, अदरवाइज नहीं। कौन सी? कि उन मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा हाई होना चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशंस करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट्स होंगे, अदरवाइज वो कभी भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट्स नहीं होते। तो ये 2 कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरा कि ये जो हमारे पास कोवेलेंस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करेगी? तो आप कह सकते हैं कि द रेट ऑफ कोवेलेंस, जो एक हमारे पास रेट होता है किसका? एक कोवेलेंस का रेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनके अंदर कोवेलेंस इंक्रीज होती है, और जब कोवेलेंस इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन से भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। इस वजह से मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो टेम्परेचर होता है वो रेट कांस्टेंट्स को हमेशा इंक्रीज करता है। अगर रेट कांस्टेंट्स इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या एनर्जी होती है? तो देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है इसको हम शो करते हैं किसके साथ? ई और ये स्मॉल ए के साथ शो करवाते हैं। तो ये एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक हमारे पास मिनिमम है अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? अमाउंट ऑफ हमारे पास वो एनर्जी जो एनर्जी क्या करती है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उस रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट्स करती है किसके अंदर? रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। हम उस एनर्जी को नाम देते हैं किसका? एज एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये एक हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी है। कौन सी? एक हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को कन्वर्ट्स करती है किसके अंदर? प्रोडक्ट्स के अंदर। हम उसको नाम देते हैं किसका? एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास मेन चीज हमारे पास है वो है ग्राफ को समझना। रिएक्शंस के जो अंदर हमारे पास एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनको समझना। तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करता हूं ग्राफ के हिसाब से कि एक्टिवेशन एनर्जी असल में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट देती है। क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है तो वो देखें। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास क्या है कि ग्राफ है। इस ग्राफ में यहां तक हमारे पास रिएक्टेंट्स था और ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स हुआ किसमें? ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स हुआ, ये इस फॉर्म में। तो जो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स हो रहा है। तो देखें जो ये एनर्जी हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? प्रोडक्ट बन चुका है। जो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जो हर रिएक्टेंट के पास अपनी मौजूद होती है। ये क्या है? एक इंटरनल एनर्जी है यहां से लेकर यहां तक। जो यहां से लेकर मतलब कि ये वाली जो हमारे पास एनर्जी है, ये एनर्जी कि इस कंडीशन से लेकर यहां तक ये जो हमारे पास बैरियर था, एक हमारे पास रास्ता, एक हमारे पास पाथ, जिस पाथ से रिएक्टेंट को यहां से गुजरना पड़ा उसके बाद ये वापस आया। तो जो हमारे पास ये रास्ता, ये पाथ है ना, हम इसको नाम देते हैं किसका? एज एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाती है? एक एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। कौन सी?
वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज द पाथ वेयर रिएक्टेंट्स पास थ्रू द, हमारे पास क्या होता है, पाथ है, रास्ता है जिस पाथ से रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, एक प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। ये हर रिएक्टेंट के पास होगा, जिसके पास नहीं है उनका समझे रिएक्शंस नहीं होता। तो जो यहां से लेकर यहां तक एनर्जी इसने यूज की, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म में, रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड, आप इसको दूसरे वर्ड में कहते हैं, जो ये स्टेट है ना, इस स्टेट के ऊपर एक ट्रांजिशन, तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जैसे कि हम दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो ये हमारे पास है, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, जो ट्रांजिशन बॉन्ड्स जिसको आप नाम देते हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट्स करेगा प्रोडक्ट में। देखें दो टाइप की एनर्जी, एक एक्टिवेशन एनर्जी, एक एनर्जी होती है जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम देते हैं। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एक हमारे पास क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो किसका काम होता है कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को, जो हमारे पास ट्रांजिशन बॉन्ड्स को कन्वर्ट्स करेगा किसमें, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट के अंदर। तो ये एक प्रोडक्ट में क्या करेगा कि कन्वर्ट्स करेगा किसको, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को, एक थ्रेशोल्ड वाले पॉइंट्स, जो हमारे पास ट्रांजिशन बॉन्ड्स को कन्वर्ट्स करेगा, आप उसको नाम देते हैं किसका, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास दूसरे वर्ड्स में मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को क्या कर रही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो रिएक्टेंट्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट्स करेगा, आप उसको नाम देंगे किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देंगे। अब दूसरा वर्ड पॉइंट्स यहाँ पे कि जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है। एक तो हमारे पास ये एक ग्राफ में दूसरा बनाता हूं, ये वाला, यहाँ पे मैंने रिएक्शंस को स्टार्ट करवाया, तो ये कन्वर्ट्स हुआ और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो गई, ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स। अब देखिए इस ग्राफ में जो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा है रिएक्टेंट के पास। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट में, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है कि हमारे पास स्मॉल है। जब रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा होती है तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जब जो रिएक्शंस को एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, रिलीज करेंगे एनर्जी को, तो उनका जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है कि नेगेटिव होता है। इट मीन्स के जब हमारे पास ये जो ग्राफ बना वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का बना, किसका बना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शंस काफी ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आई कि अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर है तो वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होगा, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा वहां पे रिएक्टेंट्स क्या है, अनस्टेबल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे काफी ज्यादा क्या होगा कि फास्ट होगा। एक चीज हमें यहाँ से ये चीज पता चली। दूसरा, जो ये हमारे पास है, तो देखा जाए तो इसमें इंटरनल एनर्जी ये है और ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी ये हो गई। यहाँ पे एक और एमसीक्यू मैं आपको समझाता हूं कि इसमें जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के पास क्या है कि जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा हाई। रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी थी वो क्या थी, बिल्कुल स्लो थी। एनर्जी जो है वो बिल्कुल हमारे पास लो है। जब रिएक्टेंट के पास एनर्जी लो होती है तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इट मीन्स के ये जो हमारे पास ग्राफ है वो शो कर रहा है एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस को शो कर रहा है। किसको, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है तो रिएक्टेंट्स काफी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास एनर्जी लो थी, और जब रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल होगा
तो वो रिएक्शंस क्या होते हैं कि स्लो रिएक्शंस होते हैं, उनका जो रेट होगा वो बिल्कुल हमारे पास कम होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, इनका रेट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्लो होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि जो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज पूछा जाता है, कौन सा, एक स्पीड के हिसाब से, एक एंडोथर्मिक के हिसाब से, एक्सोथर्मिक के हिसाब से, यहाँ पे रेट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एमसीक्यूज में हमसे पूछते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास दूसरी क्वेश्चन से पूछा जाए कि वो कौन से रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, तो इस एनर्जी के हिसाब से हमें पता चल रहा है। जहां पर देखिए ना, आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर मैं प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करूं, प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करूं, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी के आपको 2 पॉइंट्स बताता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी जिस रिएक्शंस की ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। जितना ये पाथ ज्यादा होगा वहां से रिएक्टेंट को गुजरना पड़ेगा प्रोडक्ट में। तो अगर ये पाथ हमारे पास कम है तो मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, काफी ज्यादा फास्ट होगा। अगर हमारे पास ये पाथ ज्यादा है और हमारे पास जब पाथ ज्यादा होता है तो इट मीन्स कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर तो इट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, कि स्लो होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया। और देखें, अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करें, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करें, तो ये जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जब प्रोडक्ट यहां से फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये काफी ज्यादा एनर्जी, और जब काफी ज्यादा एनर्जी हमारे पास है तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, स्लो होगा। मतलब कि यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन स्लो है, यहाँ पे क्या है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन से, फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हमारे पास हो रहा है वो काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है, लेकिन जो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल हमारे पास स्लो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर, एंडोथर्मिक में, कि यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लो, वजह क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन से वो क्या है कि स्लो है, लेकिन देखा जाए तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन होगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी जो यहां से गुजर के यहाँ पे आएगा। तो अगर हमारे पास ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बिल्कुल कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है। इस वजह से कहा जाता है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं। ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, किसमें, ये रिवर्सिबल में होते हैं। क्योंकि रिवर्सिबल में इस वजह से होते हैं क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट स्टेबल होता ही नहीं है, और जब प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिएक्टेंट में। सारे रिएक्शंस आप देख लें जिनमें प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता वो रिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस को शो करता है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट कोलियंस थ्योरी का, एक्टिवेशन एनर्जी का, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं जो हमारे पास मेन टॉपिक होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होगा। कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी में, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज सिंपल टॉपिक होता है, हर बच्चे को समझ में आ जाता है। कि क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारे पास क्या होगा, कल मैंने लेक्चर्स में भी बताया था, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट दिया था कि असल में कैटलिस्ट होता क्या है। ये जो हमारे पास कैटलिस्ट है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल में, एटॉमिक में, कंपाउंड में, सब में एग्जिस्ट करेगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच स्पीड ऑफ द रिएक्शंस, जो क्या करेगा, एक स्पीड अप करेगा किसको, रिएक्शंस को, जो चेंज करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को, जो हमारे पास क्या करते हैं, चेंज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, वो क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। कि रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज भी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज भी करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट। अब कौन सा, एक कैटलिस्ट होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, कौन से, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट।
एक होते हैं होमोजीनस कैटलिस्ट, होमोजीनस कैटलिस्ट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होते हैं, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जो ऑटो कैटलिस्ट होते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। एक हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं बायो कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट के टाइप से जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक हमारे पास व्हाट इज द पॉजिटिव कैटलिस्ट, ऐसे कैटलिस्ट के दोज कैटलिस्ट कि वो कैटलिस्ट जो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट करेगा। और वो फास्ट तब करेगा जब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करे, डिक्रीज करे। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट की एडिशंस करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। एक पॉइंट से ये क्लियर हो गई। दूसरा, नेगेटिव कैटलिस्ट कौन से कहलाएंगे कि दोज कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कब होता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मींस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एक एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। ये क्या था, जो हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट थे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। जो नेगेटिव कैटलिस्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास समझ में आता है। बाकी जो होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं, those catalysts which completely dissolve with reactants molecules। लाइक हमारे पास क्या होता है कि ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे सल्फोनेशंस करवाते हैं, H2SO4 को रिएक्शंस करवाना पड़ता है किसके साथ, रिएक्शन के साथ, वहां पे डिजॉल्व हो जाता है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्टेंट के साथ डिजॉल्व ना हो। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शंस पड़ा था SO2 प्लस में O2 और वो ये SO3 की फॉर्मेशन करके देता है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में। यहाँ पे यूज करते हैं V2O5 इनडेपेंडेंट ऑक्साइड। यहाँ हमारे पास N2 होता है, प्लस में 3H2 होता है और प्रोडक्ट्स क्या बना देता है, 2NH3 अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करता है। Fe आयरन क्या करते हैं, यूज यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस है, आयरन सॉलिड में, ये गैसेस में, ये भी सॉलिड में, ये हमारे पास गैसेस में आपस में डिसॉल्व नहीं होते। ये कहलाते हैं हमारे पास कौन से, एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अच्छा, ऑटो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्टेंट खुद कैटलिस्ट तौर पे वर्क करेगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शंस करवाते हैं उसके साथ, जो हमारे पास वाटर के साथ। तो ये खुद रिएक्शंस में हिस्सा ले एज अ कैटलिस्ट तौर पे। बायो वो जो हमारे पास एंजाइमेटिक कैटलिस्ट होते हैं, जैसे हमारे पास लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एनर्जी में। जैसे प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, प्रोटीज जो हमारे पास यूज होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक प्रोटीन के अंदर, वहां पे जो यूज करते हैं। माल्टोज को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, वहां पे जो यूज होता है। तो बायो कैटलिस्ट वो होते हैं जो एंजाइमेटिक कैटलिस्ट होते हैं, जिनका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट करना। तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक बायो कैटलिस्ट कहलाएंगे। तो ये जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया एक कोलियंस थ्योरी को, एक्टिवेशन एनर्जी को, थ्रेशोल्ड एनर्जी को, या हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके हिसाब से जो क्वेश्चंस थे ज्यादातर ये काफी ज्यादा थे कि एक्सोथर्मिक के तो क्या होगा, एंडोथर्मिक के तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से। यहां तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कंप्लीट लेक्चर हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो थर्मोकेमिस्ट्री होगा। तो यहां तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क।